चलो बताया जाए एक बार। आज सबको पता है कि आज हम लोग न्यू चैप्टर जानेंगे, चौथा चैप्टर। समझ आएगा बात ना। आज हम लोग चौथा चैप्टर जानेंगे मस्त तरीके से, एकदम इजी तरीके से। समझ आएगा। बताओ, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ किस रूप का होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर हाँ एक्स, बातें सब तो सही है। अब हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर का आगाज करते हैं, जो है हमारा चौथा। समझ आएगा। आएंगे क्या नाम है चैप्टर का? दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसे कहते हैं लीनियर अरे आता है मेरे को इंग्लिश। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हल्का मिल रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश तो उस लेवल में बता देंगे जिस लेवल में तू सोचा नहीं है अभी। क्यों तू मिला ले मैथ में थोड़ा दिया हो इंग्लिश। हाँ इसका एक बार और बोलें। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। गलती बोल दी वो काम में कम है। मेरे इंग्लिश को तू लोग शक न कर। जय सदिया की इंग्लिश बवाल लेवल का है। पहले इस लेवल का था। समझ आएगा बात ना। अब आ गया भाई। दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कौन चैप्टर है वो? चैप्टर 4। हाला कोई नहीं करेगा, एकदम शांति ढंग से समझेगा सब लोग एकदम अच्छा तरीके से। तेरे को तो पता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट क्लास रहता है तो नीचे जी तरीका से, छोटा क्लास में मस्त तरीका से सीखेंगे सब लोग। ध्यान दें सब लोग। सबसे पहले अगर कोई लिख रहा है तो चैप्टर का नाम डाल ले, दो चर वाला रैखिक समीकरण। वही हमारा अंदाज रहेगा। जो थोड़ा 1 से 2 दिन तक नहीं लिखवाएंगे तो मस्त तरीका से थोड़ा खोपड़ा घुसवाएंगे तब चलेंगे हम लोग अपना। तो सबके पास ग्राफ का बुक्स कॉपी हो गया ग्राफ का? चल सही। ऑलरेडी आज ग्राफ नहीं रहेगा, आज की क्लास में ग्राफ नहीं है। तो जल्दी जल्दी मेरे को खरीदवाना पड़ता है। तेरे को एकरा में तो ढेर नहीं खरीदा होगा। सुनी खरीद ले तू तो इसीलिए प्रिया खाओ। कल तक हो जाना चाहिए। कल मतलब आज हम लोग का ग्राफ नहीं है। अब हाला कोई नहीं करेगा, शांति से सब लोग सुनेंगे। क्या है इधर छोटा छोटा चैप्टर है, थोड़ा कम से कम 3 4 5 को हम लोग मैथ का पढ़ेंगे तब चलेंगे साइंस में। सब लोग समझना। दो चर वाला रैखिक समीकरण एकदम अच्छा तरीके से समझना, शांति पूर्वक। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अभी कोई भी ध्यान नहीं देगा कि मास्टर चैप्टर का मतलब समझा। इसका मतलब हम थोड़ा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। दो चर न समझ के एक चर समझते हैं, राइट। पहला चर समझ में आता है हमें। पहला चर आप लोग पढ़े थे 7th क्लास में। समझ आएगा बात ना। एक चर वाला रैखिक समीकरण 7th या 8th में पढ़े होंगे। समझ आएगा बात ना। एक चर वाला, यहाँ पर पूरा दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। 8 में पढ़ना था एक चर वाला। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है कि एक चर वाला सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक चर का मतलब क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आएंगे हाला कोई समझ क्या होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण। आपके पास एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं, उस इक्वेशन को सब लोग गौर करेंगे। x + 2 = 0, x + 2 = 0। अब इसका ये चैप्टर हमारा है, ये हमारा पूरा 9th क्लास का चैप्टर है। ये जो है 8th चैप्टर का, इस 8th क्लास का, ये हमारा 9th क्लास का है, ये 8th क्लास का है। इसलिए थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं तब अपने क्लास में हम लोग चलेंगे। सब लोग गौर करेगा, एकदम बोर्ड पर कंसंट्रेट बनाएंगे। इधर उधर भाई मत करना, बता दें। सबसे पहले इसमें जितना वर्ड आया है उस पूरे वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। समझे। एक इसमें वर्ड आया है समीकरण। क्या है? समीकरण। अगर हमारा समीकरण किसको कहते हैं? अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर हमारा ये क्या हो, बराबर का चिन्ह
इसमें अगर हमारा किसी भी इक्वेशन में बराबर की चिन्ह हो तो हम उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। अगर बराबर की चिन्ह नहीं होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आएगा बात में? बहुपद में फंडा हम आपको बताए थे। अगर सर ये बराबर चीजें दिख रही है, ये बराबर आपको क्या बताता है? बराबर ये बताता है कि आरएचएस और एलएचएस, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है सर? इक्वल। क्या है? दोनों इक्वल है। एलएचएस और आरएचएस ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये कौन बता रहा है? हमारा बराबर की चिन्ह बता रहा है, इक्वल की साइन बता रहा है। समझ आ गया बात ना? तो सर अगर किसी भी इक्वेशन में बराबर की चिन्ह हो मतलब वो क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण। और वो बराबर क्या बतलाता है? बराबर की चिन्ह ये बतलाता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है सर? बराबर है। दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या है? बराबर है। अब आया क्या हमारा? एक चर। क्या है? एक चर। सबका मतलब बताएंगे एक चर। आपको पता है कि चर राशि क्या होता है? चर वह राशि है जो जिसका मान गणितीय मान में क्या हो? बदलता है। वो क्या कहते हैं? चर कहलाता है। समझ आएगा बात ना? चर वह होता है जिसका मान गणितीय रूप में क्या होता है? बदलता है। भाई एक चीज बताइए, इस समीकरण में आपको चर कौन दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर एक्स। कौन सा है? एक्स। क्या है? एक्स। अब आप इस समीकरण में एगो चर के अलावा दूसरा चर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई साहब। x के अलावा कोई भी चर नहीं दिख रहा है। इसलिए सर हमारे टॉपिक का नाम है एक चर। एक चर मतलब इक्वेशन में हमेशा कितना चर आएगा? हमेशा एगो चर आएगा। कितना चर आएगा? एक चर आएगा। अगला बात आया हमारा समीकरण, सॉरी रैखिक। रैखिक क्या? रैखिक का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम घात 1 हो। जिसका मैक्सिमम घात 1 हो। जिसका मैक्सिमम घात 1 हो। भाई साहब जो चर है, इस चर का मैक्सिमम घात क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1। बातें समझ में आ रही? बातें समझ में आती? तो मतलब ये सर जो बराबर है, बराबर से हमें ये संकेत मिलता है कि ये सर जो दिख रहा है ये एक हमारा समीकरण है। क्या है? समीकरण। बराबर हमेशा सर समीकरण को हमारा रिप्रेजेंट करता है और बराबर ये चीज बतलाता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। बात है एक चर का। तो इस समीकरण में जितने भी हम समीकरण पढ़ेंगे, अगर एक चर का बात करें, एक चर वाला रैखिक समीकरण, अगर हम 8 क्लास में पढ़ रहे थे, 8 क्लास में पढ़ रहे थे, तो 8 क्लास में हमें क्या दिख रहा था? इस पूरे समीकरण में बस एक ही चर रहता था। या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा, या तो a रहेगा, या तो b, कुछ भी रह सकता है। समझ आ गया बात? तो यही बात है कि एक चर वाला मतलब समीकरण में हमें एक चर खाली दिख रहा है, एक चर के अलावा कोई दूसरा चर नहीं दिख रहा है, इसलिए एक चर है। रैखिक का मतलब हुआ उस चर का मैक्सिमम घात क्या रहेगा? 1। उस चर का मैक्सिमम घात क्या रहेगा? 1। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल हम ये बोले कि सर y बराबर 5, y बराबर 5, अगर हम ये कहेंगे कि भाई एक चीज बताइए, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो एक चीज बताएंगे, इसमें एगो चर दिख रहा है। बात सही है। रैखिक का मतलब होता है उस चर का मैक्सिमम घात 1। उस चर का मैक्सिमम घात 1। जो ये चर है, इस चर का मैक्सिमम घात क्या दिख रहा है? 1। बात समझ आया? और समीकरण का मतलब होता है बराबर। समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर भी दिख रहा है, एगो चर भी दिख रहा है, उस चर का मैक्सिमम घात 1 भी दिख रहा है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। किसी को दिक्कत? फॉर एग्जांपल x + y = 3, x + y = 3। आप मेरे को इतना चीज बताएंगे, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बता। एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक चर थोड़ी इसमें दिख रहा है, 2 चर दिख रहा है। कितना चर दिख रहा है? रैखिक समीकरण तो सही है। रैखिक का मतलब मैक्सिमम घात 1, इसका भी मैक्सिमम घात 1, इसका सही है। समीकरण का मतलब बराबर सही है। लेकिन एक चर हम पढ़ रहे हैं, ये सर हमारा एक चर नहीं दिख रहा है, 2 चर दिख रहा है, एगो x दिख रहा है, एगो दूसरा y, मतलब ये एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। बातें समझ आ गया? तो इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी खाली आपका दिमाग चेक करना था कि हाँ आप बता सकते हैं कि नहीं कि एक चर में पहचानने आपको आ रहा है कि नहीं। थर्ड नंबर एग्जांपल एक चीज बताएं तो सर x/2 + 3 = 6, ये हो गया। समझ आएगा? हम कहते हैं एक चर में रैखिक समीकरण है कि नहीं, एक चर में ये रैखिक समीकरण है कि नहीं। एक चर का मतलब हुआ कि एगो चर दिखना चाहिए, एक चर हमें दिख रहा है बस x। दूसरा रैखिक का मतलब मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए, इसका घात 1 है, बराबर दिख रहा है। और समीकरण का मतलब होता है बराबर दिख रहा है, मतलब ये चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर नीचे कुछ भी चीज नहीं आता, नीचे आ सकता है। इसको देखकर बातें समझ आया? एक चर का मतलब क्या हुआ। अब आपको कुछ हम चीज को लेकर चलते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। बातें सबको समझ आए? यहां तक सब लोग समझ लीजिए सर क्या चीज है।
एक चर वाला रैखिक समीकरण बाद में सब लोग समझ लीजिए। एकदम अच्छा तरीके से समझ लेना। इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम होता है? इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम तो होता? चलो समझ एक चर में सबको समझ में आया अच्छा तरीके से कि एक चर का मतलब क्या होता है, क्या चीज है इसकी चर रही थी, बातें थोड़ा समझ में आ रही है इसकी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा आज क्लास में जो चीजें थी थोड़ा सा मेरे को समझाना था कि हाँ एक चर वाला तेरे को समझना है, ये चीजें तो हमें पढ़नी नहीं है, कुछ समझना था। अब हम चीजें चलते हैं अपने टॉपिक पे, दो चर पे। बताना दो चर वाला रहेगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एग्जांपल की तरफ बात करें तो पहला एग्जांपल हमारा ये होगा 2x प्लस मान लेते हैं, इतना ज़्यादा इजी नहीं लेकर, x प्लस वाई बराबर, ये इक्वेशन है। हम कहते हैं क्या ये दो चर में रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर कहने का मतलब जो भी हम समीकरण लेंगे उस समीकरण में दो चर आएगा। कितना चर है? दो चर। भाई इस समीकरण में एक x चर दिखाई दे रहा है, एक y चर दिखाई दे रहा है, मतलब ये दो चर हैं। रैखिक का मतलब हुआ जिसका अधिकतम घात क्या हो, उस चर का अधिकतम घात एक, उस चर का अधिकतम घात। ये जो दोनों चर है, ये दोनों चर का अधिकतम घात क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। मतलब ये सर रैखिक समीकरण है और समीकरण का मतलब होता है इक्वल, बराबर। ये बराबर है, कोई दिक्कत मतलब दो चर दिख रहा है। रैखिक का मतलब अधिकतम घात एक दिख रहा है। समीकरण का मतलब इक्वल, मतलब ये रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण। किसी को कुछ प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल हम ये ले, अब कोई चलो जरूरी नहीं है कि x और y ही खाली आएगा, z भी आ सकता है, क्योंकि हमारे हर एक मैथ में x और y ही ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए हम अपने भी क्लास में हम लोग x और y को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल करिए, अगर करें 2x - y + 6 बराबर है, क्या ये हमारा रैखिक दो चर में रैखिक समीकरण है? दो चर में रैखिक समीकरण है, तो दो चर में रैखिक समीकरण बताने के लिए सब कुछ भी चीजें नहीं है। दो चर कहने का मतलब दो थोड़ा चर दिख रहा है, रैखिक का मतलब अधिकतम घात एक दिख रहा है, समीकरण का मतलब इक्वल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दो चर में रैखिक समीकरण है। किसी को दिक्कत? अब अगर हम ये कहें x/2 + 2y/6 बराबर 5, तो क्या ये दो चर में रैखिक समीकरण है? तो बस एक ही क्वेश्चन हमारा रहेगा। दो चर कहने का मतलब दो चर दिख रहा है, x और y दिख रहा है, समझ आएगा बात। रैखिक कहने का मतलब अधिकतम घात एक हो, इसका अधिकतम घात एक, इसका अधिकतम घात, बात सही है। और समीकरण का मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो भड़कना मत कि मास्टर नीचे थोड़ा दो अक्षर है, सर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण है, समीकरण में तो आ जाएगा, किसी को दिक्कत? तो दो चर का रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि सर उसमें जितने भी रहेंगे उसमें दो चर रहेंगे, जो भी हम इक्वेशन लेंगे उसमें दो चर रहेगा, हमारे आगे जितने भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो चर रहेगा। और पहला बात उसका अधिकतम घात एक होगा और समीकरण मतलब इक्वल है। इस पूरे चैप्टर में आपका खाली दो ही चर आएगा, अधिकतम घात एक ही आएगा, इसके अलावा कोई भी आघात नहीं आ सकता है। अगर हम आपको ये बोलते हैं कि सर x² + y² बराबर 6, हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप बोलेंगे कि मास्टर दो चर दिख रहा है, दो चर चाहिए, x और y दो चर दिख रहा है। रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना दिख रहा है? दो, मतलब सर ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण।
समझ आएगा बात। रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात 2 दिख रहा है। दो को चर का बात सही है, दो को चर हमारा है, समीकरण का मतलब इक्वल है, कोई बात नहीं। लेकिन रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2। मतलब ये सर हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। इसलिए इस पूरे जितना भी चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे बस और बस 2 को चर आएगा और उसका अधिकतम घात कितना आएगा? 1 आएगा, वही रैखिक समीकरण कहलाएगा। इस पूरे चैप्टर में बस यही जानेंगे 2 को चर आएगा और उसका अधिकतम घात क्या रहेगा? 1। इसको अब सब लोग अपने कॉपी के पीछे 2 चर में रैखिक समीकरण लिखा जाए। 4 एग्जांपल अपने से 4 एग्जांपल लिखा जाए 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, अपने मन से, कोई तरह दिक्कत नहीं। हाँ, 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 चर में लिखना है। चर को सब लोग एग्जांपल बन लिख भाई साहब, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण 4 भाई साहब सब लोग दबा के बस अपने मन से कुछ भी भाई साहब 2 चर में रैखिक समीकरण तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम सबका रिव्यू देख लेंगे क्या है। अब एकरो में भाई सब लिखने में कोनो सोच रहा होगा तो अगर दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बड़ी प्रॉब्लम। हम तो कहेंगे तू भाई सब चेक करा, यही बात है। इस चीज को एग्जांपल के लिखने के लिए तू सोच रहा है कौन होगा ये, अरे भाई सब इतना क्या सोचना है? तो चल मेरा रगड़ दे आंख मूंद के तो सुतले बता देगा, होगी बात। हो गया, चलिए सब लोग मिला लेंगे, उसी रूप काम भी लिखे, समझ जाएगा बातें जितनी भी है सबकी सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। 4 भाई सब सबके पास दिमाग में आ गया होगा, कितना भी भाई तू रगड़ दे, जितना भी भाई मान उतना लिख दे। x + y - 6 = 0 हम लिख देंगे सर 2x + 3y + 5 = 0। ये बहुत सारा जगह बाटा में भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ मिला देते हैं एक्स्ट्रा चीज। क्या एक्स्ट्रा का मतलब हो गया? अब सुनना, इस पूरे समीकरण में आपको 2 चर दिख रहा है, बात सही है सबका। इस पूरे समीकरण में 2 चर दिखाई दे रहे हैं, एक x दिखाई दे रहा है, दूसरा एक x दिखाई दे रहा है और दूसरा y। एक x दिखाई दे रहा है, दूसरा पहला x 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 दूसरा y दिखाई दे रहा है, पहला x दूसरा y। बाकी उसके बाद जो दिखाई दे रहा है खाली संख्या दिखाई दे रहा है, कभी 3 कभी 6 कभी 5 कभी -6 कभी 5, ये दिखाई दे रहा है। पहला x दिखाई दे रहा है, दूसरा y दिखाई दे रहा है, और तीसरा में जो आ रहा है भाई सब खाली संख्या दिखाई दे रहा है। अब तीसरा में जो आ रहा है उसके पास कोई भी रहने के लिए नहीं है, ना x है ना y है ना z है, कुछ नहीं है भाई। देख ले, इसके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसको कुछ नहीं दिखाई देता उसको सी कर दे, क्या करें? सी कर दे। अब बराबर में सबका देख ले 0 है, क्या है? 0 बराबर में 0, सबका नहीं दिखाई दे रहा है, इसका दिख रहा है, इसका दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाने के लिए क्या कर देंगे, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। समझिए भाई, एक चीज देखेंगे, पहला पर x आ रहा है, दूसरा पर y आ रहा है, तीसरा पर कुछ नहीं आ रहा है मतलब c, तीसरा पर खाली संख्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब वो c को हम दर्शा देते हैं। समझ आया? आखिर c ही क्यों लिखे अभी तरह समझ में आया। अब आप एक चीज बताएंगे, बहुपद में हम आपको गुणांक पढ़ाए हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक, x² 0 का गुणांक, x² 5 का गुणांक, ये सारा गुणांक आपको पढ़ाए थे। गुणांक का मतलब होता है उसके साथ में कौन है, उसके साथ में कौन है। आप एक चीज बताएंगे, इसके x का अगर हम गुणांक पूछे तो इसके साथ में 1 दिखाई दे रहा है, इसके साथ में 2, इसके साथ में 1/2 रे बोका नीचे और 2 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। x का गुणांक ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 1/2 ना x लिखा हुआ है, x का गुणांक 1/2 ना होगा, इसका x में 1, इसके x में 2, मतलब x का जो गुणांक हमें दिख रहा है हमेशा अलग अलग दिखाई दे रहा है। 1 2 1/2 1 2 कुछ अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, मतलब कोई फिक्स नहीं, कोई फिक्स नहीं है, मतलब अलग अलग आएगा, मतलब हम उसको 1 मान लेते हैं, a मान लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, a मान लेते हैं।
दूसरा y के भी गुणांक में देख रहे हैं कभी कभी अलग आ रहा है, हमेशा अलग आएगा। y के गुणांक में भी अलग आ रहा है, y के भी गुणांक में तो y के गुणांक में जो अलग अलग आ रहा है उसको हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब बताओ, ये मान लिए b मान लिए, अब c क्यों आया तेरे को समझ में आएगा? समझ आएगा ना? a आ गया, b आ गया, c हम क्यों माने? क्योंकि b के बाद हमारा c ही आता है। एक्चुअल में हम जो लेते हैं ये संख्या जो कांस्टेंट है, जो अचर है, इस चीज को हम लेते हैं हमेशा c ही लेते हैं। क्या लेते हैं? c। a b c सबके बीच में प्लस लगा है, सबके प्लस में। अब तू कहेगा मास्टर पल्ला कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो अभी बताया, अभी तोरा पढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो है इसे हम कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप? दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। समझ आएगा बात? किसका व्यापक रूप? दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब कहेगा मास्टर इसका थोड़ा सा और मजा बता कि इसका मजा क्या है, अभी हम तोरा बता दे। मतलब इसके बारे में तुरा क्या समझना है? इसके बारे में ये समझना है कि x के साथ में जो रहेगा उसका वो क्या होगा? a का वैल्यू होगा। क्या होगा? x के साथ में जो रहेगा वो किसका वैल्यू होगा? a का। जो y के साथ में रहेगा b का मान होगा, और जो किसी के भी साथ नहीं रहेगा फॉर एग्जांपल। अब तो हम एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, देख इसका क्या तरीका है। तुम यही हम तरह ले रहे हैं x + y = 3, x + y = 3। हम थोड़ा इसका महत्व बता रहे हैं। क्या एक चीज बताओ, इधर व्यापक रूप में बराबर की तरफ क्या दिख रहा है? 0। व्यापक रूप में बराबर की तरफ क्या दिख रहा है? 0। व्यापक रूप में बराबर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो इसमें बराबर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? 3। हमें बराबर की तरफ 3 नहीं चाहिए, हमेशा क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। तो भाई सब दे x + y, ये प्लस इधर आएगा तो बराबर की तरफ खाली 0 बच गया। इसमें दिक्कत। अब बता, x के साथ में 1 है, y के भी साथ में 1 है। अभी हम तोरा बताए हैं कि x के साथ में जौन तोरा दिखाई देगा वो a कहलाएगा, y के साथ में जो तोरा दिखाई देगा b कहलाएगा, जो अकेला रहेगा c। अभी हम तोरा लिखे हैं x के साथ में जो रहेगा a कहलाएगा, y के साथ में जो रहेगा b, और जो अकेला रहेगा c। तो क्या अब इस बात को तू समझ सकता है कि x के साथ में जो 1 है ये किसका वैल्यू है? a का। चमका कुछ थोड़ा। जो y के साथ में किसका है? b का। आज जो दोनों किसी के साथ नहीं है, c का। -3। बता तेरे को कुछ पता चला? फॉर एग्जांपल एक और तो हम एग्जांपल लेते हैं, 2x - 5y + 6 = 0। सबसे पहला बात तेरे को ये ध्यान में रखना है कि सर हमें व्यापक रूप ये कहता है कि बराबर की तरफ क्या होना चाहिए? 0। बाकी ये x के साथ दिख रहा है, y के साथ दिख रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा, मतलब ये पूरा चीज है। आप एक चीज बताएंगे, जो x के साथ में रहता है वो किसका मान होता है? a का। मतलब जो 2 है किसका मान है? a का। किसी को दिक्कत है? जो y के साथ में रहता है वो किसका मान होता है? b का। b का मान, b का वैल्यू -5। अब जो अकेला क्यों रहता है? c का। बातें तेरे को पता चला? मतलब ये हम तेरे को देंगे दो चर में रैखिक समीकरण, राइट? दो चर में क्या देंगे? अब हम तोरा बोल देंगे कि उसका a का मान निकाल, b का मान निकाल, c का मान निकाल। निकाल देगा। a का मान तेरे को पता है कि x के जो साथ में रहेगा वो का मान होगा, वो b का मान के लिए y के जो साथ में रहेगा वो b का मान होगा, और जो अकेला रहेगा c का। किसी को दिक्कत? कुछ चीजें और हम तेरे को बताते हैं। मतलब ये पूरा ओवरऑल ये तेरे को समझ में आएगा कि तेरे सामने, हमारे सामने कोई भी अगर इक्वेशन हो, अगर हमारे सामने कोई भी इक्वेशन हो, उस सबसे पहले इक्वेशन को हम इस व्यापक रूप में बैठाएंगे। क्या करेंगे? व्यापक रूप में बैठेंगे। व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि सर इक्वल में थोड़ा 0 होना चाहिए। व्यापक रूप में एक खास बात ये है कि इक्वल में क्या होना चाहिए? 0। जो इक्वल में 0 नहीं होगा तो बराबर की तरफ जो है उसको इधर हम ला देंगे, तुरंत अपने आप उधर 0 हो जाएगी। समझ आएगा बात? बहुत सारा थोड़ा एग्जांपल बताएंगे, चिंता नहीं। दिमाग भाई सब खोल कर बैठेगा। एक बार इस मूवी को मैनेज करते हैं। मतलब दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तेरे को याद होना चाहिए, ax + by + c = 0। ये आपको दो चर में रैखिक समीकरण पता होनी चाहिए। समझना थोड़ा बहुत दीजिए, वाकई बता रहे ये चैप्टर थोड़ा एकदम बहुत दीजिए, मक्खन है। समझना। अगर हम एग्जांपल की तहत बात करें, सबसे पहले तो हम व्यापक रूप एक बार और यहाँ पर लिख दें ताकि थोड़ा हमेशा इस पर ध्यान रहे और यहीं पर याद हो जाए। ax + by + c = 0। ये
दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब एग्जाम्पल के तहत हम आपको चीजें बता रहे हैं, सब लोग एकदम गौर करना। भाई एक चीज बता, हम ये लेते हैं i² माइनस 2x बराबर में 3 मदद समझ में आता है। अब समझ क्या है व्यापक रूप ये कहता है कि ax दिखाई दे रहा है, by दिखाई दे रहा है, प्लस c दिखाई देना चाहिए। c होना चाहिए जो बराबर के इधर होना चाहिए, बराबर के, लेकिन c का मान जो दिखाई दे रहा है। अब देख हम तेरे को बात एक चीज बताएंगे। अब हम आपको बोलेंगे कि इसमें a का मान क्या होगा, a का मान निकालने के लिए जो x के साथ में रहता है वही a का मान होता है। x के साथ में 5 है मतलब a का मान है। b का मान क्या होगा -2 और c का मान क्या होगा 3। अगर कोई बोला होगा -3 तो 1,00,000% सही है, किसी को 3 आया होगा तो पूरा करती है। भाई एक चीज बता, 3 तो होगा ना, बहुत सारे लड़के पूरा 3 ही बताएंगे, क्यों होते हैं? अब एक चीज कोई बोलेगा 3 मास्टर नहीं होगा, आप ध्यान दें क्यों नहीं होगा। एक चीज बताओ, व्यापक रूप में जो c होता है बराबर के इधर होता है, बराबर के इधर, लेकिन इसमें c जो दिख रहा है बराबर के उधर दिखाई दे रहा है। c हमेशा इधर होना चाहिए, c हमेशा क्या होना चाहिए। या दूसरा बात ये समझ सकता है कि इस समीकरण में थोड़ा 0 नहीं दिखाई दे रहा है, समीकरण में हमेशा क्या दिखाई देना चाहिए, 0 दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? अगर 0 तेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है, नहीं ध्यान में आ रहा है, इस समीकरण को सबसे पहले व्यापक रूप में बैठा 5x - 2y, ये प्लस इधर आएगा बराबर में 0। अब इसके रूप का ये दिख रहा है थोड़ा, इसके रूप का। अब तो कहेगा मास्टर बीच में प्लस प्लस है, इसमें थोड़ा माइनस माइनस है, प्लस तू दे सकता है, प्लस करके क्वेश्चन में माइनस कर देना। थोड़ा ये चीज बताया गया तरीका, तो उतना तो खाली प्लस माइनस वाला तो ध्यान मत दे, बस एक और थोड़ा बात ध्यान देना। पहला बात ध्यान देना है कि 0 हमेशा बराबर को तब चले, बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो भाई एक चीज बता, यहां पर a का मान तेरे से पूछेंगे, b का मान पूछेंगे, c का मान पूछेंगे, क्या तू बताने में समर्थ है? एक चीज बता, a का मान बताने के लिए जो x के साथ में रहता है वो a का वैल्यू होता है। x के साथ में 5 दिखाई दे रहा है मतलब a का वैल्यू होता है। बातें तेरे को समझ में आया? जो सर y के साथ में रहता है वो b का वैल्यू होता है। जो y के साथ में रहता है किसका वैल्यू होता है? b का वैल्यू, मतलब -2। अब जो अकेला रहता है, बातें तेरे को बुझाया तेरे को कैसे होता है? मतलब हम तेरे को समीकरण देंगे, उस समीकरण को आपको बनाना पड़ेगा। क्या? a का मान, b का मान, c का मान निकालना पड़ेगा। किसी को दिक्कत नहीं? बातें तेरे को समझ में आई? अब हम तेरे को कुछ चीज बताएंगे। बराबर है जी, समझ आएगा? हम तो कहेंगे सर, मास्टर तू कहेगा देख सर मास्टर बराबर की तरफ 0 दिखाई दे रहा है, बराबर की तरफ 0 दिखाई दे रहा है, मतलब सही हम a b c का मान निकाल सकते हैं। दो को चर दिखाई देना चाहिए, एक को चर, दो को चर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? भाई एक चीज बता, हम तुरंत को बोलेंगे अब x, अब ये चीज तुरंत नहीं समझ में आता है, कुछ भी मेरे को भी बताया कि x/2 मास्टर कुछ नहीं समझ में आता है। x का गुणांक हमें 1 दिखाई दे रहा है, 1 तुरंत नहीं दिखाई दे रहा। अभी वो कर रहे हैं, हां अरे वो कवा अरे 9th में पढ़ ले जो ही लड़के हैं। भाई एक चीज बता, अब तेरे को समझ में आएगा सर x है, x का गुणांक 1 दिखाई दे रहा है, y का गुणांक -1 दिखाई दे रहा है, इसी का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। भाई एक चीज बता, तोरा कुछ नहीं समझ में आता, इस बात को हम भी मानते हैं। भाई यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/2 ये लिखा हुआ है, इनटू में x लिखा हुआ है, माइनस ये 1/3 लिखा हुआ है, इनटू y लिखा हुआ है, प्लस में 4 इक्वल में 0। बातें तेरे को समझ में आई? अब ध्यान दे, अब हम तेरे से पूछेंगे सर a का वैल्यू बताओ तुम, b का वैल्यू बताओ तुम, और c का वैल्यू मेरे को बताओ। तो बोलेगा सर a का वैल्यू बताने के लिए x के गुणांक हम देखेंगे, x के गुणांक को देखेंगे। x के गुणांक क्या दिख रहा है? 1/2। किसी को दिक्कत? दूसरा b का वैल्यू बताने के लिए हमेशा y का गुणांक देखते हैं। b का वैल्यू हमेशा y के गुणांक में होता है, b का वैल्यू हमेशा y के गुणांक में होता है। y का गुणांक -1/3 मतलब b का वैल्यू -1। आज जो अकेला है किसी को दिक्कत? बात तेरे को समझ में कि ये समझ आया? अब तेरे को कुछ नहीं करना है, जैसे हम तेरे बोलेंगे वैसे ही उठाना है। बातें तेरे समझ में आए? तो अब क्या करिए,
चीजें थोड़ा अच्छा तरीके से समझाएंगे। नो डाउट लिखो नीचे लिखा जाए दो चर वाले अभी ये थोड़ा मतलब इसी तरह थोड़ा हम क्वेश्चन बनाने के लायक हम थोड़ा बना रहे हैं, समझ आएगा बताएं जब नोट्स थोड़ा भरपूर एक आध दिन बाद बनाएंगे, समझ आएगा। अभी थोड़ा दिमाग में खोपड़ा में घुस आ रहा है कि चैप्टर का मतलब क्या है, कि चैप्टर कैसे हम कहना चाहता है। लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप हो गया। नीचे इस चीज को लेकर डब्बा में पैक कर ले। सुतते जागते घूमते फिरते करते हर टाइम तेरे को ये यार मुंह में होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये बात तेरे को होनी चाहिए। अभी तक तेरे को समझ में आ रहा है तो एक थोड़ा बात बता दे रहे हैं, पूरे इस पूरा चैप्टर में थोड़ा समझ में आएगा। इस बात को तो अपने दिल में बिठा है। अगर किसी को समझ में आ जाता है तो अगर अपने आप अनुभव हो जाता है कि मास्टर थोड़ा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कितनों मेरे को खुदा खुद जाएंगे। हो गया, समझ आ गया। अब क्या करें, जितना एग्जांपल उतना एग्जांपल लिखकर ए बी सी का वैल्यू लिखा, तब हम अब देंगे अपने से जो तेरे को ए बी सी का मान निकालना। हाँ, बस तेरे को ये बात मालूम होना चाहिए कि बराबर में तेरा 0 दिखाई देना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। किया जाए जल्दी। तब इसके बाद हम यहां पर क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन आपको बनाना है। थर्ड नंबर 4 है। ये दोनों सबसे पहले अपने उतार लेंगे। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन में आपको ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, सी का मान बताना है। बात से समझ आ गया। बस इसका एक रूल अपन अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि मास्टर हमेशा बराबर की तरफ क्या हमें दिखाई देना चाहिए, 0 दिखाई देना चाहिए। अगर 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो उधर जो भी है इसको इधर लेकर आ जाए, अपने आप 0 उधर हो जाए। समझ आएगा ना, यही बात है। चारों क्वेश्चन में आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है, सब लोग ज्ञात करिए। समझ आ जाए, होगी बात है। अब इसका ए बी सी का वैल्यू हम बातें बताएं, समझ आएगा बात। अब हाला कोई नहीं करेगा, सब लोग अपना आंसर मिलेगा, अपने से सही कर लेगा और पीठ अपने से थपथपा लेगा। वही बता, एक चीज बता मेरे को, हम तो बोले कि सर ए बी सी मान ज्ञात करने के लिए हमेशा में बराबर में 0 दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? बराबर में 0 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सर हम इसको 0 दिखाएंगे। 5x प्लस y, ये प्लस इधर आएगा तो बराबर में 0। किसी को दिक्कत? अब जो x के गुणांक रहता है वो a का वैल्यू होता है, जो y के गुणांक में रहता है b का वैल्यू होता है, और जो अकेला है बताओ सबका सही है? पक्का भाई, सब गलती है नहीं, पक्का बता रहे गलती है बाहर हम सही नहीं। अब x के गुणांक में 5/3 दिखाई दे रहा है, मतलब जो x के गुणांक में रहता है वो a का वैल्यू होता है, जो y के गुणांक में होता है वो b का वैल्यू होता है -3/2, और जो अकेला रहता है ये तो पक्का गलती होगी। सही बात, हल्का बना दिया। हम सोच रहे हैं का तो गलती हो जाएगा,
जो सर हाँ अब इसके बराबर में जीरो दिखाई दे रहा कोई नहीं सर डायरेक्ट निकाल लेंगे। जो x के गुणांक में रहता है वो a होता है, जो y के गुणांक में रहता है वो b होता है। ये तो भाई पक्का थोड़ा गलती है। सही बात सही बात सही मैं तो गलती कर भाई तो गलती है भाई, ये तो तेरा बात तो गलती है। जो x के गुणांक में रहता है वो a होता है, जो y के गुणांक में रहता है b होता है, और जो अकेला है सही भाई यो सही भाई यो सही भाई मैं सही बात जाए बस हम सोचे का तो थोड़ा गलती हो जाए मजा आ जाए। इस बात का प्रूव है, इस बात का थोड़ा प्रूव है कि तेरे को 1,00,000% समझ में आया। गलती नहीं समझ आ गया बाकी ये सर गए टेक्निकल आला कोई नहीं करेगा किया जाए। सही हो एमा हुए करेगा हाँ वही कहते हैं। एक और बना लेना 10 नंबर। एक मिनट करेंगे। चार बजे किया जाए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को चीजें समझ में आ रही है, मतलब दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरॉन्स थोड़ा बहुत अच्छा तरीका से काम कर रहा है। हाँ गलती हो रहा है थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है, ये तेरे को ध्यान में रखना है, समझा? न्यूरॉन्स को हमेशा सर तेरा एकदम अच्छे काम में एक्टिव रखना है, लेकिन हमारा न्यूरॉन तो हमेशा वैसे थोड़ा गलत काम में एक्टिव रहता है। बाकी कोई नहीं, मस्त है, थोड़ा पढ़ाई के साथ मजा आता है। हुआ हो 4 है सर, 4 कर लेते हैं। बातें सबको बुझाइए। हो गया हो गया मिलाइए जल्दी कह रहे इधर उधर कोई नहीं कर हो गया सर। हाँ करो। अभी इसमें कुछ अलग और थोड़ा चीजें बताई जाएगी, समझ आएगा बात ना? हो गया? अब बातें समझ, बातें वही हैं सर। जो x के गुणांक में रहता है वो a का वैल्यू होता है,
जो y के गुणांक में रहता है वो b का वैल्यू होता है, कुछ नहीं तो -1 1 है और माइनस इसका आगे लगा हुआ है जो अकेला ये c का वैल्यू। इधर भी बराबर की तरफ 0, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू, x का जो गुणांक में रहता है, x गुणांक में 1/3 दिखाई दे रहा है तो a का वैल्यू हो जाएगा। y के जो गुणांक में रहता है वो b का वैल्यू होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक -1/2 हो जाएगा और c का वैल्यू जो अकेला है। भाई ये दोनों तो थोड़ा पक्का है, क्रम से का तो गलती है। नहीं गलती है। गलती तो भाई कंफर्म मैं करूंगा। दोनों का बहुत गलती निकाला करती है। है। बहुत से योगा करती है। खत्म है। रात सही ना सही है। ये तो भाई गलती है। बहुत सी गलती होती है। ई गलती √2x माइनस √2/3y ये प्लस इधर आएगा तो, क्योंकि हमें एक बात है कि सर a b c का अगर वैल्यू हमें बताना है तो हमेशा बराबर की तरफ 0 में, बराबर की तरफ 0। अब ध्यान दें, x के जो गुणांक में रहता है वो a होता है, a का वैल्यू √2, y के जो गुणांक में रहता है वो b का वैल्यू -√2/3 और जो अकेला है c। सही बात। बता भाई तो गलती वाली ना गलती सही तो सही बात है, परफेक्ट बात। सही रहेगा। अरे सजीव गलती। Right, ये right. मैच ना लगा जाए। अंदर गलती है राइट अरे सर नो नहीं है। लेकिन परफेक्ट है। अरे बस एक बार सही। अब वाला कोई नहीं करेगा। सही बात ये- है। हालांकि हर की बात है। नौवा बताइए। नौवा अब बताइए नहीं। निकला हो गया 10वां नंबर। जो x के गुणांक में रहता है a का वैल्यू, जो y के गुणांक में रहता है b का वैल्यू। अब तू कहेगा सर c नहीं दिखाई दे रहा, c नहीं दिखाई दे रहा, जीरो हां सर अब काट दे भाई, इसको कोई नहीं। सही का सही बात। कुछ नहीं सही बात इसके बाद जान बुझ के नहीं कोनो गलती होती होगा। दैट मींस सी बराबर कुछ ना। हां कुछ नहीं करता है सही छोड़ दे। ऐसा c नहीं दिखाई दे रहा मतलब कुछ ना। जीरो जब कर किसी को कोई दिक्कत नहीं। बातें ये वाला तरह समझना है हां हमको। मतलब सर हमारे पास दिए गए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, हम बोल देंगे abc का मान ज्ञात कर, हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? अब आज के एकदम पूरा तरह चौथा चैप्टर का ताजा जो था एकदम हमारा धीरे धीरे स्लोली मस्त है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं। अभी कल भी इसमें भी कुछ इधर उधर करेंगे चीजें, समझ आएगा बात ना, जो उसको हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज बस आपको ये था कि सर हमें a b c का मान कैसे ज्ञात करना है, हमेशा किस कंडीशन में ज्ञात करते हैं, हमेशा इक्वल में 0 रहेगा तभी, जब इक्वल में 0 आ जाए तब a b c हम ज्ञात कर सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर भेज दो, सब या का प्रूफ करना है बराबर में जीरो किसी दिक्कत कुछ देते रहे क्वेश्चन घर के लिए जो बना कर लेकर आने। कल इसमें इधर उधर हेरा फेरी करेंगे, इसके साथ छेड़खानी कल कुछ होगा, समझ आएगा बात ना। इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ कुछ इधर उधर हेरा फेरी होगा, क्या होगा कल की क्लास में पता चलेगा। अभी आपको कुछ हम होमवर्क दे देते हैं। चलेंगे भाई, होमवर्क दे रहे हैं घर से बनाने के लिए, अल्लाह कोई नहीं। चला जाए आइए सब लोग लेंगे। पांच हो गए, बना कर दो आपको।
ये 5 है, 5 होमवर्क बना लेंगे अभी। बहुत मस्त है, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत ही सुनहरा है सर, बहुत सुनहरा, बहुत सुनहरा, मजा वाला चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी इस कल क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ अभी हम लोग करेंगे, समझे ना, अभी छेड़छाड़ इसमें करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं कल ही क्लास में पता चलेगा, बहुत इजी मजा आएगा। किसी चीज को बिगाड़ने में थोड़ा बड़ी मजा आता है, बड़ी मजा आता है बिगाड़ने में। नहीं मजा आता। पहले बात क्या है, क्वेश्चन में भी बिगाड़ने का मजा कुछ अलग है। अब जो हम अपने छोटी अवस्था में जो कुछ बिगाड़ रहे थे, मान लेते हम लोग कुछ अभी बड़े बड़े थे और मेरे से जो छोटा था वो मान लेते हैं माटी का खिलौना बना रहे, आकर पीछे से लेके वाले को लेके मैं मिला बोलता था क्या खेलो हमरो खेला में तो भीतरम पूर, तो वही बात है। तो क्वेश्चन के साथ अलग खेलने का मजा है, अपना जो था भाई सब वो तो एक अलग ही अंदाज है। पढ़ाई किसको पसंद है, बातें सबको समझ में आ गई? जो कल की क्लास हम लोग करेंगे इसी पे। बता भाई ये चौथा चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट क्लास था सबको समझ में आया? पीछे बुझा के दो, इधर हो लड़के में फर्स्ट क्लास ये अच्छा तरीके से समझ आया, कैसे कैसे क्या किया जाता है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में।